नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और चर्चा करेंगे बंगाल असम महासंग्राम का दूसरा चरण। देश में चुनावी घमासान है और उसी के साथ सियासी हलचल भी तेज हो गई है। ये चुनाव तो है 5 राज्यों में सरकार बनाने का, लेकिन रिहर्सल आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए चालू है। बीजेपी पूर्वोत्तर में अपनी सत्ता बरकरार रखने के साथ बंगाल में पैठ बनाने और दक्षिण में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश में है, तो विपक्ष बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को रोकने में पूरी ताकत लगा रहा है। ममता बनर्जी को न केवल अपनी कुर्सी बल्कि लोकतंत्र पर ही खतरा महसूस हो रहा है। उन्होंने विपक्ष के नेताओं को चिट्ठी लिखकर कहा कि बीजेपी और मोदी को किसी तरह रोको, अलग अलग नहीं, सब मिलकर लड़ो, नहीं तो लोकतंत्र ही खतरे में पड़ जाएगा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के भी ऐसे बोल हैं। क्या होगा बंगाल और असम का चुनाव परिणाम? दक्षिण में कितनी पैठ बनाएगी बीजेपी? इन चुनाव का क्या पड़ेगा देश की राजनीति पर असर? इन्हीं तमाम मसलों पर हम करेंगे आज चर्चा। तो लगातार आपको बता दें कि आज बंगाल और असम में वोटिंग, और वोटिंग के परसेंटेज की बात करें तो 5 बजे तक की गणना भी आपको बता दें, तो आपको बता दें कि 80% बंगाल में, बल्कि उससे ऊपर, और 73% से ऊपर असम में। यानी ये आंकड़ा उसके बाद भी, क्योंकि वोटिंग जारी लगातार बढ़ा होगा, और जितनी अच्छी वोटिंग होगी उतना फायदा सत्ताधारी दल को हमेशा मिलता आया है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से बंगाल में पूरी पैठ बनाई और पूरी ताकत के साथ वो रही, वहीं पर ममता बनर्जी का वो गढ़ माना जाता रहा है। क्या होगा? और असम में भारतीय जनता पार्टी और बदरुद्दीन अजमल की यदि हम बात करें, कांग्रेस के साथ गठबंधन, एक वहां पर अलग 8 लोग गठबंधन के साथ मैदान में, किसे जनता ने चुना होगा, क्या मुख्य रूप से सोचा होगा, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राम पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। राम पांडे जी, बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए चेतन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। चेतन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। शिशिर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले चेतन जी आपसे करना चाहती हूं। बंगाल और असम, और पहली चर्चा आपसे इसलिए क्योंकि बंगाल में पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने लगाई है। आज बहुत सारी बातें हुई हैं। ममता दीदी ने चिट्ठियां लिखी हैं विपक्षी दलों को। उन्होंने नंदीग्राम के एक पोलिंग बूथ से, वहां से राज्यपाल को भी उन्होंने फोन लगा दिया था और ये तमाम बातें बोली हैं कि बाहरी लोग वोट नहीं डालने दे रहे हैं। बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं। क्या लगता है कैसा आ सकता है नतीजा? और यदि भारतीय जनता पार्टी जीतती भी है तो उसके पीछे की वजह सबसे बड़ी क्या मानी जाए? देखिए, बंगाल में ममता के राज में ममता नाम की कोई चीज बची नहीं थी। केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं थी उन सब पर टीएमसी के गुंडे और एजेंट मिलकर के काम कर रहे थे। जब तक उनका निर्धारित 25% कमीशन नहीं पहुंचता था, तब तक आम आदमी को, गरीब आदमी को उन योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था। सुनियोजित सरकार के नेतृत्व में जिस प्रकार की गुंडागिर्दी, जिस प्रकार का गरीबों पर एक रैकेट काम कर रहा था, मुझे लगता है कि बंगाल की जनता समय का इंतजार कर रही थी और शेरनी, घायल शेरनी बहन ममता की ममतामयी आंचल से निकलने का वक्त का इंतजार कर रही थी। बम्पर वोटिंग है। आज भी 84% मतदान है पश्चिम बंगाल में, और 75 के भी ऊपर जा रहा है आसाम। और भारतीय जनता पार्टी ने डे फर्स्ट से कहा था कि जब भी चुनाव होंगे 200 प्लस के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जिस प्रकार की गिड़गिड़ाहट अब ममता जी की दिख रही है, वो ममता शेरनी कहां चली गई? कहा जाता है घायल शेरनी बहुत खतरनाक होती है। ममता दीदी से पूछो शब्दों की मर्यादा कहां छोड़ करके आई है। जिस तरह के शब्द माननीय प्रधानमंत्री जी को लेकर के माननीय भारतीय जनता पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेताओं को, क्या ये बंगाल की सांस्कृतिक विरासत है? क्या बंगाल की संस्कृति है? या ये भी तुम पाकिस्तान, बांग्लादेश से लेकर के आई? आज उन्होंने जो कल चिट्ठी लिखी थी, कांग्रेस, आप, एनसीपी, महबूबा, फारूक, डीएमके, केकेसी, और अघोषित रूप से पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी मदद मांग रही है ममता दीदी। क्यों? कि राष्ट्रवादियों को रोकना है। मैंने पहले भी कहा था, भारतीय जनता पार्टी का काफिला जब राष्ट्रवाद के नाव पर चलता है तो उसको रोकना किसी के बस की बात नहीं है। विचारधारा की लड़ाई है। ये भारत के गरिमामय बांग्ला के उदय की लड़ाई है। नंदीग्राम में टीएमसी ममता दीदी चुनाव हार गई है। वोटिंग खत्म हो गई। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ममता दीदी आप चुनाव हार गई हो। आप माननीय प्रधानमंत्री जी को कहते थे उनका कोई असर नहीं है, उनको कोई जानता नहीं है, और आज आप चुनाव आयोग में शिकायत कर रही हो
कि अन्य प्रधानमंत्री जी की आज के दिन रैली क्यों होती है, इससे चुनाव प्रभावित होते हैं। आप दो तरह की बात करती हो, आप गवर्नर से एक तरफ गुहार लगाती हो। अरे 57 सीटों पर, 57 पोलिंग बूथों पर आपके गुंडों ने पूरी ताकत के साथ बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश की। मैं चुनाव आयोग को बधाई देना चाहता हूं, सफलता नहीं कर पाए आपके गुंडे, जो तथाकथित वहां पर बूथ कैप्चरिंग करने के लिए गए थे। इसलिए ममता दीदी, अब आपकी विदाई का समय निश्चित है। आपकी चिट्ठी में आपकी हार छिपी हुई है, इसको आपने स्वीकार कर लिया है। और हम पहले भी कहते थे, शेरनी ममता दीदी आप नहीं, शेरनी लोकतंत्र होता है, शेर जनता होती है, जनतंत्र शेर होता है। आपको गुमान हो गया था कि आपके टीएमसी के गुंडे, आप और आपका भतीजा ये सब मिलकर के चेतन जी वापस बांग्ला को आऊंगी। चला लेंगे। राम पांडे जी, बंगाल में कांग्रेस तो कहीं नहीं, लेकिन असम में उम्मीद की जा सकती है कांग्रेस से कि कुछ अच्छा दिखेगा। लेकिन जो तमाम चीजें हैं, जो मुद्दे थे, जो बातें थे, वहां पर कुछ ऐसी चीजें आई हैं। बदरुद्दीन अजमल की मैं बात करूं तो आपको बता दूं कि पीएम मोदी ने भी बहुत कटाक्ष किया है। कहते हैं ना, वहां पर असम की जो बहनें हैं उनका बहुत श्रम का एक प्रतीक माना जाता है, जिसे वो हम गले में जो डालते हैं उसे हम गमछा कहते हैं, वहां गमोसा कहा जाता है। उन्होंने वो तक नहीं डाला। उन्होंने कहा इसकी जरूरत नहीं, गठबंधन के साथ कांग्रेस की सरकार है। यदि इस तरह के कार्यक्रम करेंगे, इस तरह की घटनाएं करेंगे, तो असम के जो लोग हैं वो फिर क्यों कांग्रेस को गठबंधन के साथ दोबारा लाएंगे? में चुनाव होता है और चुनाव का मुद्दा होता है विकास, महंगाई, रोजगार, व्यापार। अभी तक मैंने आपको भी सुना, बीजेपी के प्रवक्ता को भी सुना, इनमें से एक बात भी सामने नहीं आई। इसमें आई नहीं कहीं भी कि पेट्रोल 100 रुपए का हो गया है, महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। राम पांडे जी, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, लेकिन बंगाल और असम पे पूरा फोकस्ड आज हमारा, क्योंकि वहां वोटिंग हुई। वहां के मुद्दे, ममता दीदी, भारतीय जनता पार्टी, मध्य प्रदेश के दिग्गज भी वहां गए थे। असम में बीजेपी पिछली बार जीती थी, इस बार क्या है, इन तमाम चीजों को लेकर हमें बात करनी है। प्रधानमंत्री ने कौन सी बात की है? प्रधानमंत्री ने अपने भाषणों में जो वो पिछले 6 साल से बोल रहे थे, 2014 का लोकसभा चुनाव जो उन्होंने लड़ा था, काले धन के ऊपर लड़ा था, विकास पर लड़ा था, रोजगार पर लड़ा था, बुलेट ट्रेन पर लड़ा था, स्मार्ट सिटी पे लड़ा था, अच्छे दिन आएंगे, बहुत हुई महंगाई की मार, वो कहाँ है सारी चीजें? आप बताइए। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल जो उस पद की जो मर्यादा होती है उसको एकदम खत्म कर दिया है। प्रधानमंत्री जी को ऐसे चुनावों के पचड़े में देखा जाए तो पड़ना ही नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री देश का होता है, हर पार्टी का होता है। अभी प्रधानमंत्री ने केवल अपने आप को बीजेपी तक सीमित कर रखा है। अब बताइए, बांग्लादेश पाकिस्तान को पानी पी कर गालियां देते हैं, कहते हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान में मंदिर खत्म हो गए। अब बांग्लादेश जाते हैं, वहां मंदिर इनको मिल जाता है। बांग्लादेश जाते हैं, कहते हैं मैंने बांग्लादेश के लिए सत्याग्रह किया और मैं जेल गया। अब बताइए, जेल तो वो गए थे जो पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे, बांग्लादेश का समर्थन तो भारत कर रहा था, भारत की सेना कर रही थी, भारत की सरकार कर रही थी। राम पांडे जी, बंगाल और असम में कांग्रेस कहाँ है? मैं वो बात कर रही हूँ। मोदी जी पाकिस्तान के समर्थक में जेल चले गए। तो ये फालतू की बातें चुनावों में नहीं होना चाहिए। चुनाव में होना चाहिए कि 100 रुपए का पेट्रोल है, आपने कहा था 30 रुपए में देंगे, वो आप कब दे रहे हो? आपने कहा था बुलेट ट्रेन देंगे, जापान से पैसा आ गया है, 6 साल पहले आपने बुलेट ट्रेन का काम शुरू कर दिया था, वो बुलेट ट्रेन कब तक कंप्लीट हो रही है? आपने कहा था कि हम विदेशों से काला धन लेके आएंगे, आते ही आपने कमेटी बना दी थी, अभी तक नहीं आया। आप काम करके दिखा दीजिए, जनता आपको विश्वास करेगी। अब आप बात करते हैं कि भाई इसने ये कहा। अब आपको तो पता है मुकुल रॉय शारदा घोटाले के आरोपी थे, सबसे बड़ा आरोप बीजेपी नहीं लगाता है। शुभेंदु अधिकारी, बीजेपी ने कहा था कि माओवादियों को ये हथियार सप्लाई करते हैं, वित्तीय घोटाला शुभेंदु अधिकारी ने किया है। उसकी शुभेंदु अधिकारी की सीबीआई जांच थी, इनकम टैक्स के नोटिस गए थे। आज वो शुभेंदु अधिकारी को आपने जेट सिक्योरिटी दे रखी है जो मुख्यमंत्री को दी जाती है। मतलब जब देश की जनता का पैसा घोटालों के आरोपियों पर बर्बाद किया जा रहा है, और आप नंदीग्राम में इस तरह से मेहनत कर रहे हैं। इतनी मेहनत तो आपने बनारस में नहीं की हुई है। तो लेकिन मुद्दा कुछ भी नहीं है, मुद्दा कुछ नहीं। दीदी ने ये कहा, भैया ने ये कहा, ताऊ जी ने ये कहा, चाचा जी ने ये कहा, मम्मी ने ये कहा। अरे भैया, आप महंगाई की बात करो, रोजगार की करो, व्यापार की करो, अर्थव्यवस्था की करो, और राष्ट्रवाद की बात करते हो तो आप पाकिस्तान की के विरोध में बोलते हो, फिर पाकिस्तान के पैर पड़ने चले जाते हो। कहते हो बांग्लादेश की बात करते हो, बांग्लादेशियों को बाहर करो, बांग्लादेश के पैर पड़ने चले जाते हो।
भाई चीन की बात करो, चीन को झूला झुलाते हो, चीन कब्जा कर लेता है, तो कहां गया आपका राष्ट्रवाद? चलिए राम पांडे जी, वापस आपको आऊंगे बताऊं आपके मैं पास। शिशिर जी, कि क्या झूठ लगता की है, और मेरा सत्य की सवाल लड़ाई जो है। है उससे हट के सब कुछ अलग चला जा रहा है, और मैंने इसलिए बीच में इंटरप्ट भी किया है। हम बंगाल और असम की बात करते हैं। कांग्रेस कहां बंगाल असम में? असम में कुछ गुंजाइश बन भी रही थी, तो जिस तरह के घटनाक्रम घटे हैं उससे लग रहा है कि जनता इतना सपोर्ट या समर्थन देगी, और अब आज तो दूसरे चरण का वोटिंग हो ही चुका है। राखी जी, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमारे मित्र जो बात कर रहे हैं, हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, ये शायद राम पांडे जी को, राहुल गांधी जी को और सोनिया गांधी जी को बताने की आवश्यकता है। ये जो अभी ये भाषण दे रहे हैं, ये असम में और बंगाल में वो ये भाषण दें। बंगाल की तरफ तो रुख ही नहीं किया माननीय राहुल गांधी ने। क्यों नहीं गए? इतना बड़ा चुनाव था, अगर प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है, तो वहां पर नहीं गए। मेन मुद्दा आता है ममता जी का, और ममता जी ने जो चिट्ठी लिखी है। एक समय राखी जी, आपको याद होगा, देश में एक चारों तरफ सिर्फ कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, और उसको खत्म करने के लिए ऐसी ही चिट्ठी एकजुटता की अटल जी के नेतृत्व में सारे विपक्षी दलों को, आपको याद होगा उस समय बरनाला जी से लेके आपका अकाली दल से लेके देश की सारी विपक्षी पार्टियां कांग्रेस को खत्म करने के लिए एक मंच पर आती हैं और ऐसी अपीलें की जाती हैं। तीसरा मोर्चा बनता है, तीसरा मोर्चा भी विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के नेतृत्व में तीसरा मोर्चा भी बनता है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने की स्थिति में आता है। तो कांग्रेस को जो हालत आज ममता जी जो अपील कर रही हैं, ये ममता जी ने कांग्रेस को खत्म करने के लिए भी यही अपील की थी। वहां से कांग्रेस ने जब उनको बाहर किया था, तो उन्होंने कांग्रेस को खत्म करने के लिए ऐसी ही चिट्ठी लिखी थी। आज भारतीय जनता पार्टी का चारों तरफ परचम लहरा रहा है, और उसने पूरी मेहनत की है, पूरी टीम ने काम किया है। अगर वो काम कर रहे हैं, हालांकि ये जो प्रतिशत आया है, इसमें हमारे मित्र चेतन सिंह जी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। इनको अगर ये कह रहे हैं ममता जी हार गई हैं, तो इन्हें चुनाव करवाने की जरूरत ही नहीं थी, इनको डिक्लेयर कर देना था कि हार गई, क्योंकि फैसला ये नहीं, जब 2 मई को परिणाम आएंगे तब डिक्लेयर होगा। हम अतिशयोक्ति में हमारे मित्र बोल रहे हैं, लेकिन मतदाताओं ने जिस तरीके से माहौल बनाया, वो नंदीग्राम ममता जी के उदय का स्थल था। नंदीग्राम में और सिंगूर में जिस तरीके से किसानों के मामले में, जिस तरीके से जमीन हड़पने के मामले में कम्युनिस्ट के खिलाफ, वामपंथियों के खिलाफ ममता जी ने वहीं से आंदोलन शुरू किया था, और वो उनका उदय था। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये चुनाव हार जाती हैं, जैसा मेरे मित्र चेतन जी कह रहे हैं, तो ये उनके अस्त का भी वही स्थान बनेगा। इसमें कांग्रेस को खुश होने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं मिलना कांग्रेस को। जिस तरीके से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई थी, वो करिश्मा मोदी जी का बिल्कुल सच्चाई है कि मोदी जी के नाम पर जिस तरीके से चारों पूरे देश में हालात बने थे, उसका अगर लाभ भाजपा उठा लेती है वहां से। लेकिन स्थानीय स्तर पर मैं आपको, मेरे मित्र खुद इससे पीड़ित हैं, चेतन जी, मध्य प्रदेश में भी वही हो रहा है जो बंगाल में हो रहा है। मध्य प्रदेश में 60% कांग्रेसी सत्ता में काबिज हो गए हैं। चेतन भाई जैसे लोगों को ना तो निगम मंडल में मौका मिल पाया अभी तक बेचारों को। पिछले मैं इनको 25 सालों से संघर्ष करते देख रहा हूं, मैंने जब से पत्रकारिता शुरू की है। और कांग्रेसी आते हैं, निगम के मंडल के आयोग के चेयरमैन बन जाते हैं। ऐसे ही वहां तृणमूल के इतने सारे लोग भाजपा में आ गए हैं कि जिनने भाजपा को खड़ा करने के लिए रात दिन मेहनत करी थी, वो कहीं ना कहीं अप्रासंगिक हो गए हैं। तो ये स्थानीय स्तर की बात तो है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि कुछ भी हो, सत्ता, एक कहते हैं कि प्रेम में और युद्ध में सब कुछ जायज है। सत्ता पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। अपने लोगों को, जैसे मध्य प्रदेश में लगातार कांग्रेसी रिजाइन करके भाजपा में आ रहे हैं और उनको मंत्री बनाया जा रहा है, निगम मंडल अध्यक्ष बनाया जा रहा है, तो ये सत्ता में बने रहने के लिए कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बंगाल में, असम में बहुत अच्छी कोशिश की थी। जब लंबे समय से वहां कांग्रेस की सरकार थी, उसको खत्म किया था, वहां भाजपा आई थी। आज आपने एक बात अपने अभी आपने उद्बोधन में आपने जो बात कही थी, उसमें यह बात सही है कि थोड़ी सी उम्मीद की किरण जागी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सोनेवाल के साथ साथ एक और वहां के सांसद जी हैं, उनका भी उदय हुआ है। और वो 2 जगह जिस तरीके से वहां पे आपसी, चूंकि देश के प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी दोनों को वजन दे रहे हैं, और वो कहते हैं कि यहां पर मुख्यमंत्री जी और उनका सांसद जी का भी नाम लेते हैं कि वो दोनों बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन परिस्थिति उसमें कुछ हद तक कांग्रेस को फायदा की संभावना नजर आती है। 75% से ज्यादा मतदान हुआ है। जरूरी नहीं है कि ये सत्ता के खिलाफ ही हो, सत्ता के साथ भी हो सकता है। इस पर भी मुझे लगता है मतदाता जो हमारा वोटिंग करता है, उस पर हम सीधा निर्णय, क्योंकि वो मतपेटियों में बंद है, निर्णय देने से पहले हमें कम से कम एक संभावनाओं पर भी विचार करना चाहिए। क्योंकि
यही मेरे मित्र चेतन जी कई बार चैनलों पे बैठे हैं और इन्होंने भी नारा बुलंद किया था, माफ करो महाराज अब की बार 200 पार। मध्य प्रदेश में पूछिए इनसे, ये जो अभी दावा कर रहे थे, इनको 200 मिले क्या मध्य प्रदेश में? 200 सीटों पर ये जीते थे क्या? तो कम से कम ऐसे दावे करने के पहले, ये बिल्कुल सही है कि चैनल पे बैठ के दावे कर लेना अलग बात होती है, बाद में उसको हम ये कह सकते हैं कि साहब हमने तो दावा किया था, लेकिन अतिशयोक्ति भी हो सकता है, जैसा पिछले चुनाव में मध्य प्रदेश में नजर आ रहा था। बिल्कुल। चेतन जी, आप अपनी बात रखिएगा एक छोटे से सवाल के साथ। ये जो चिट्ठी लिखी गई है और एक करने की कोशिश की गई है विपक्ष को, तमाम लोगों को, देखिए वोटिंग दूसरे चरण की हो चुकी है, अब सबसे बड़ी बात ये है कि जनता ने क्या सोचा, लेकिन हम फिर भी पूरे चुनाव प्रचार के दौरान की घटनाओं को उठाकर देखें, चाहे वो हमले की रही हो, चाहे वो कोई घायल हो गया, चाहे छीटाकशी की बात हो, प्रचार की बात हो, अच्छी बातों की भी बात हो, बुरी बातों की भी बात हो, जनता को जो सोचना था, जो करना था, उसने कर दिया। इन सबके बीच आज दिन भर क्योंकि काफी चर्चा हुई है बंगाल असम पे, तो टीएमसी का ये कहना था कि यदि ईवीएम को सेट नहीं किया गया होगा तो फिर हम निश्चित तौर पर जीत जाएंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि आजकल जितने भी इलेक्शंस की हम बात कर रहे हैं, ये ईवीएम सेट वाला मैटर क्यों आ जाता है। कांग्रेस भी बीजेपी को बोलती है ईवीएम सेट कर लेते हैं, टीएमसी भी कह रही है कि बीजेपी जो है वो ईवीएम को सेट कर लेती है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, इससे बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। मुझे बहुत अजीब भी लगा सुनकर उस वक्त पे कि ऐसा क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी की। मुझे लग रहा है कि टीएमसी के लिए बटन दबा रहे हैं तो क्या बीजेपी को वोट जा रहा है। कांग्रेस कहती है कांग्रेस को बटन दबाते हैं तो बीजेपी को वोट चला जाता है। तो ये इनसे कैसे बाहर निकल पाएंगे। ये लोकतंत्र में हार का एक नया तरीका निकल गया है कि हार की सारी जवाबदारी, जिम्मेदारी और अपने कुकर्मों का जो घड़ा है उसको ईवीएम पर फोड़ दो। 2 बार से ममता जी 200+ पर सरकार बना रही हैं, तब ईवीएम ठीक था। आज अगर आपके कुकर्म आपके सिर चढ़ करके पाप के रूप में आपका घड़ा फूट रहा है, तो आपको लग रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ है। इस पे मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जब जब हार अपेक्षित नजर आती है, तब तब किसी ना किसी चीज पे ठीकरा फोड़ना है। तो ईवीएम इस समय सबके गले में बंधी हुई है, आप उसको ले जा करके फोड़ दीजिए। आप अपने आचरण को देखिए, आपने जिस प्रकार की राजनीति में हिंसा का प्रयोग किया है, जिस बंगाल को जो सोनार बांग्ला के नाम से जाना जाता था, उसको हिंसा में झोंक करके रखा है। उस बांग्ला को, जिसको बांग्लादेश के घुसपैठियों से आपने भर करके रख दिया है, पश्चिम बंगाल का आम आदमी वहां पर मुश्किल से रह पा रहा है, अपनी बात कहने में डर रहा है। आपका कानून व्यवस्था क्या है, आपका लोकल प्रशासन क्या कर रहा है, वहां के लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रहा है। आज वहां के लोगों को रोजगार नहीं है, वहां के किसानों को सम्मान राशि जो केंद्र सरकार दे रही है वो नहीं मिल सकते, आयुष्मान भारत में लोगों को इलाज नहीं मिल सकता है। ये सारे पाप इनके सिर पे चढ़ करके बोल रहे हैं। और हमने पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का यही नारा है, विकास के आधार पर। फिर भी पश्चिम बंगाल में ममता दीदी पे ही विश्वास जताती आई जनता। देखिए हम तो कह रहे हैं ना, लगातार 2 बार भारी बम्पर बहुमत के साथ ममता जी आई हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन यही जनता पश्चिम बंगाल के, आप देखिए 2 मई और क्या हुई, और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी को लेकर के जिस प्रकार के प्रवचन ममता दीदी लगातार कर रही हैं, पश्चिम बंगाल की जनता इस बार इनको सबक सिखाएगी। और मेरे मित्र जिस तरह की बात कर रहे हैं, क्या पश्चिम बंगाल में आपका घोषित गठबंधन है, वो ममता जी ने जिस प्रकार की चिट्ठी लिखी है, ये साफ है कि ये सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी से अकेले मुकाबला नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी ने जब मोदी जी की सरकार पहली बार बनी, तभी संगठन स्तर पर हमने इस बात को तय किया था कि 50+ वोट ऑफ परसेंट अकेले दम पर हमको तैयार करना है। और लगातार हमारा कैडर, हमारी विचारधारा, हमारे कार्यकर्ता, मेरी जानकारी के मुताबिक आज 139 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल में अपने प्राणों का बलिदान दिया है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक विचारधारा के लिए, राजनीतिक विचारधारा के लिए इतने लोगों की कुर्बानी देना, क्या इनकी शहादत बेकार जाएगी? क्या पश्चिम बंगाल की जनता इनकी शहादत को यूं ही बेकार जाने देगी? ये संभव नहीं है। जिस प्रकार से आसाम में आपने भगोड़ों के साथ मिलकर के गठबंधन किया, बदरुद्दीन जैसे लोगों के साथ, जो आसाम पर एक कलंक के रूप में स्थापित है, आपकी सरकार ने ही उसके सर्टिफिकेट की जांच की थी और कहा था कि ये
बांग्लादेशी है, लेकिन आपकी सरकार ने कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटाई। आपके ही मुख्यमंत्री हुआ करते थे गोगोई साहब, हमारी वो सरकार नहीं थी। माफ करना, ये सारे पाप, ये सारे जो आपने हिंदुस्तान के अनेक राज्यों में इस प्रकार के पाप पैदा किए हैं, ये सब नासूर बनकर के कांग्रेस को चुभने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी बीजेपी का प्रचार नहीं करेंगे। राम जी कह रहे हैं कि बीजेपी का प्रचार प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए। ये मनमोहन सिंह नहीं है भैया, ये माननीय मोदी जी हैं। मोदी जी, हम किसी को जो राष्ट्र के खिलाफ जहर उगलता है हम छोड़ने वाले नहीं है। आप कह रहे हैं बांग्लादेश, आप कह रहे हैं चाइना, पूछो चाइना की हालत क्या है। मैं आपको आपकी बात का जवाब आपकी भाषा में नहीं देना चाहता, वक्त आएगा तो सेना इन सारी बातों का जवाब देगी। विकास किसको कहते पूछ रहे हैं? महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, बुलेट ट्रेन को क्यों चलाने की अनुमति नहीं दे रही? क्यों जमीन का आवंटन नहीं कर रही? सूरत में सिंगापुर का निर्माण हो रहा है, खुली आंखों से देख करके आइए। राम जी, मैं आपको चुनौती देता हूं, खुली आंखों से देख करके आइए कि सिंगापुर का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है राम पांडे जी, सबसे बड़ी बात ये हो रही है, बंगाल तो छोड़िए, वहां तो कोई नहीं था, लेकिन असम में तो उम्मीद की जा सकती है। राहुल गांधी असम गए, प्रियंका असम गई हैं, वहां तो उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ मजबूती के साथ कांग्रेस अपने गठबंधन के साथ दिखेगी। जी जी, आप 100% उम्मीद कीजिए और जनता से भी हम उम्मीद करते हैं कि वो सच का साथ दे। ये लड़ाई सच की और झूठ की है, और जितनी बातें भी बीजेपी के प्रवक्ता जी ने कही थी, कैसे राष्ट्रवादी हैं या क्या इन्होंने देश के लिए किया है, मैं प्रधानमंत्री जी को चैलेंज करता हूं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लें। प्रधानमंत्री जी की 6 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की हिम्मत नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो झूठ नहीं बोल पाएंगे पत्रकारों के सामने। अभी क्या होता है, वो वन साइडेड बोलते हैं, झूठ पर झूठ बोलते जाते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चल जाएगा कि ये राष्ट्रवादी है या राष्ट्रद्रोही है, ये फर्जी है या नकली है, ये झूठ बोलते हैं या सत्य बोलते हैं। और अभी जो लड़ाई देश में चल रही है वो झूठ और सत्य की चल रही है, और इस देश का दुर्भाग्य है कि झूठ हावी होता जा रहा है। झूठ सीना ठोक कर झूठ बोल रहा है, झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री बन रहे हैं, झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री बन रहे हैं, झूठ बोलने वाले गृह मंत्री बन रहे हैं, और झूठ बोलने वाले ठहाका लगा रहे हैं, और सत्य परेशान है। सत्य बोलने वाले को डर लग रहा है सत्य बोलने में, कि ऐसा ना हो कि मैं सत्य बोलूं तो मेरे को सीबीआई का नोटिस आ जाए, मैं सत्य बोलूं तो मुझे जेल में डाल दिया जाए। तो ये सत्य और झूठ की लड़ाई चल रही है, और ये देश का दुर्भाग्य है कि सत्य अभी देश के ऊपर हावी हो रहा है। ये जितना झूठ, अभी बीजेपी के प्रवक्ता अभी भी झूठ बोलने से भाग नहीं आ रहे, लगातार बोल रहे हैं। एक बात भी इन्होंने नहीं कहा कि हाँ प्रधानमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। मैं बीजेपी प्रवक्ता को, पूरी बीजेपी को चैलेंज करता हूँ, सच क्या है झूठ क्या है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री पत्रकारों के सामने करके दिखा दे। ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी कि आप आम चूस कर खाते हैं या काट कर खाते हैं। ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी कि आपको काला रंग अच्छा लगता है या सफेद अच्छा लगता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, मोदी मीडिया सारा मीडिया सामने हो। मैं चैलेंज करता हूँ मोदी जी को, चलिए ये सारे चैलेंजेस चुनाव के टाइम पे ही आते हैं और दिखते तो अच्छा लगता, पर धरातल पर दिखी नहीं बहुत ज्यादा कांग्रेस। बहरहाल जो भी है, समय की सीमा है। शिशिर जी, क्या लगता है, खेला होबे कि परिवर्तन होबे? और असम की तो बात आपको पता ही है। देखिए, मुझे लगता है कि जैसा चेतन जी ने कहा, जैसा राम जी ने कहा, सब अपना अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। वास्तविकता ये है कि असम हो या बंगाल हो या मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, हर जगह परिवर्तन, और आदमी इस उम्मीद से परिवर्तन करता है कि उसे रोजगार मिल जाए, उसे नौकरी मिलेगी, उसको भयमुक्त वातावरण मिलेगा, रोटी कपड़ा और मकान की आस में। ये विपक्ष है, विपक्ष कोशिश करता है कि हम बेहतर सत्ता देंगे, ये इस नारे के साथ आगे आता है। सत्ताधारी दल जो है वो कोशिश करता है कि हमने बहुत अच्छे जो दिवा स्वप्न दिखाए थे वो कहीं ना कहीं बचाव की मुद्रा में रहता है, और आज बंगाल और असम में यही स्थिति है। ममता दीदी यहाँ बचाव की मुद्रा में है, असम में वो ये कह रहे हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन मैं चेतन भाई की एक बात का, इन्होंने राष्ट्रीयता की बात करी, समय की कमी है, बिल्कुल सही है। जो भी देश के खिलाफ विद्रोह करता है और राष्ट्रीयता के खिलाफ बोलता है, उसको जमीन में गाड़ने की बात चेतन भाई ने जो कही है, मैं सहमत हूं इनसे। क्योंकि जब बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
लालू की पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे थे और मोदी जी कहा करते थे कि अगर नीतीश कुमार जीते तो वहां पर फटाके फूटते हैं पाकिस्तान में, ये पाकिस्तानी समर्थक हैं। उनके साथ सत्ता को उसमें मुख्यमंत्री बना के जमीन में गाड़ने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। मुफ्ती महबूबा मुफ्ती जो हैं, उन्होंने जितना राष्ट्रद्रोह कर सकते थे उनके बारे में भाजपा बहुत आरोप लगाती थी, उसके साथ सत्ता में बैठ के जमीन में गाड़ने का काम किया है भाजपा ने। ये दोहरा जो चरित्र होता है, ये जनता के सामने कम से कम, सत्ता के लिए आप कुछ भी करिए बिल्कुल सही है, लेकिन राष्ट्र के साथ तो रहिए। देश आपका है और देश अगर रहेगा तो सबका वजूद बना रहेगा, तो राष्ट्र का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। महासंग्राम बंगाल और असम के और उसके दूसरे चरण पर हम बात कर रहे थे। देखिए, जितनी अच्छी वोटिंग है उतना ज्यादा फायदा होता है सत्ताधारी दल को, लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो बदलाव हम देख रहे हैं, जो जनता की सोच हम देख रहे हैं, उनकी समझदारी हम देख रहे हैं, किसी भी स्टेट के इलेक्शन उठाकर देख लीजिए तो क्या हो जाएगा कुछ भी नहीं कहा सकता। इंतजार बस 2 मई का है। बाकी राजनीतिक दल हैं, अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग है, अलापते रहेंगे, अलापने दीजिए, नतीजों का इंतजार रहेगा और पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।